वीडियोकॉन, रिलायंस कम्युनिकेशन, एसआर स्टील, एमटेक ऑटो, भूषण स्टील्स, ये सारे नाम एक समय के बहुत ही अच्छे कंपनी के नाम हैं और कुछ समय बाद ये वो कंपनी है जिनका काफ़ी ट्रबलिंग फाइनेंशियल बैकग्राउंड रहा है। इसके पीछे कारण है बहुत सारा लोन्स। बहुत सारी कंपनियां अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए लोन्स उठाती हैं और लोन से जुड़ी हुई है एक फिक्स कॉस्ट जिसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट। कंपनी प्रॉफिट कमा रही है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी को इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा। इसीलिए इससे जुड़ी हुई है एक रिस्क जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल रिस्क। इस रिस्क अगर हम लोन्स और इंटरेस्ट को अच्छी तरीके से मैनेज कर पाए तो कंपनी और भी तेज गति से आगे बढ़ सकता है। लोन्स की वजह से कंपनी के पास आ जाता है एडिशनल फंड्स जिसको यूज करके कंपनी हायर स्केल पे काम कर सकता है और भी ज्यादा इनकम कमा सकता है। अगर यहीं पर हम फंड्स को मिसमैनेज करें तो कंपनी को और भी ज्यादा डैमेज हो सकता है। इसलिए बोलते हैं डेट्स और लोन्स आर गुड एट गुड टाइम्स बट वेरी बैड एट बैड टाइम्स ऑफ द कंपनी। तो इसीलिए लोन्स का कंट्रीब्यूशन जो कंपनी के लिए है उसको टाइम टू टाइम चेक करना जरूरी है। इंटरेस्ट कॉस्ट जो उसके साथ जुड़ी हुई है वो कभी कभी कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए हावी हो सकता है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ओनर्स कंट्रीब्यूशन एंड डेट होल्डर्स का जो कंट्रीब्यूशन है या लोन वाला कंट्रीब्यूशन है उसके बीच में संतुलन है या नहीं है। ठीक है, अगर डेट ज्यादा हो जाए और हम उतना पैसा नहीं कमा पाए और इंटरेस्ट को कवर नहीं कर पाए तो और भी दिक्कत में आ जाएंगे। तो डेट का कंट्रीब्यूशन, इक्विटी का कंट्रीब्यूशन और ओवरऑल उनके बीच में जो चेक एंड बैलेंस है उसको मैनेज करने के लिए और उस चीज का एनालिसिस करने के लिए हम काफी सारे फाइनेंशियल मैट्रिक्स को यूज करते हैं और उन्हीं फाइनेंशियल मैट्रिक्स में से एक फंडामेंटल फाइनेंशियल मैट्रिक जो सॉल्वेंसी रेशियो के अंतर्गत आता है उसको हम बोलते हैं डेट इक्विटी रेशियो। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द की फाइनेंशियल मैट्रिक्स डेट इक्विटी रेशियो एंड its advantage, disadvantage, how to calculate the debt equity ratio, what do you mean by debt and what are equities. As the name suggests, debt equity ratio is ratio of total debt and total equity. It is a ratio between the loans and shareholders fund of the company. By using this simple formula, you can calculate the debt equity ratio. So here it consists of two components, as I said, total debt and total equity. To calculate the debt equity ratio, you need to see the balance sheet of the company at its liability side. On the liability side, you will get the shareholders fund, you will get the long term as well as the short term liabilities. And debt means all those long term as well as short term liabilities which bears the interest, which has been financed to the company, and the company has to bear some fixed cost or interest cost. So the debt will not include any accounts payable or something which is payable to the employee, salary payable or trade payables like that. It will include only the fund of the outsider which is utilized in the company and for which the company will have to bear some cost. Okay. Now what is equity? Equity is shareholders' money. Okay. It includes the fund of the equity shareholders, it includes the fund of the preference shareholders, both of them together. Okay. So equity shareholders fund will include equity shareholders paid up capital and the reserve and surplus, and preference shareholders fund will include preference shares capital as the reserve and surplus do not belong to the preferred shareholders. Okay. चलो अब और भी अच्छे से समझने के लिए एक कैलकुलेशन करते हैं। सो हाउ टू कैलकुलेट डेट इक्विटी रेशियो। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, लॉन्ग टर्म डेट और शॉर्ट टर्म डेट या हुए टोटल डेट्स डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी। देयर आर टू कंपनीज, एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड। एक्स लिमिटेड में इक्विटी कितना है? एक्स लिमिटेड में केवल इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं तो इसका टोटल इक्विटी हो गया 200 करोड़ और लॉन्ग टर्म डेट है ये वाले एलटीडी लॉन्ग टर्म डेट, डिवेंचर्स और टर्म लोन्स। डिवेंचर्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% एंड टर्म लोन्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट है
9%। बैंक ओडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने नहीं लिखा है यहाँ पे। और ये शॉर्ट टर्म लोन है, इतना ही बस, 100 करोड़, ठीक है। ये दोनों मिला के 200 करोड़ और ये हो गया 100 करोड़। और ये अकाउंट्स पेबल क्या है? अकाउंट्स पेबल डेट नहीं होते हैं, दे आर करंट लायबिलिटी डेफिनेटली, बट दे विल नॉट बी कंसिडर्ड एज डेट, क्योंकि किसी और का पैसा यूज करके हम कंपनी को ऑपरेट नहीं कर रहे हैं और उसके ऊपर कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं है, ठीक है। तो इस केस में डेट इक्विटी रेशियो कितना आएगा? डेट होगा आपका लॉन्ग टर्म डेट 200 करोड़ और शॉर्ट टर्म डेट है 100 करोड़, डिवाइडेड बाय इक्विटी हो गया 200 करोड़। तो ये दोनों को अगर आप देखोगे तो दिस विल बी 1.5 टाइम्स, ठीक है, 1.5 टाइम्स। इसका मतलब इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे? डेट्स आर 1.5 टाइम्स ऑफ इक्विटी, डेट्स आर 1.5 टाइम्स ऑफ इक्विटी, ठीक है। सिमिलरली वाई लिमिटेड में अगर आप देखोगे तो वाई लिमिटेड में इक्विटी क्या क्या है? इक्विटी के अंदर आते हैं तीनों चीजें, पीएससी, रिजर्व एंड सरप्लस एंड प्रेफर्ड शेयर कैपिटल, तीनों को मिला के ये बना 350 करोड़, ठीक है। और लॉन्ग टर्म डेट्स ये दोनों रहे, लॉन्ग टर्म डेट्स एलटीडी, लॉन्ग टर्म डेट्स हैं 320 करोड़, शॉर्ट टर्म डेट ये रहा एसटीडी, बैंक ओवरड्राफ्ट इज शॉर्ट टर्म डेट और ये बना 100 करोड़। अकाउंट्स पेएबल डेट है ही नहीं, करंट लायबिलिटी है, दिस इज करंट लायबिलिटी, ठीक है, करंट लायबिलिटी, ठीक है। ये डेट गलत है, राइट, ओके। तो इस केस में डेट इक्विटी रेशियो कितना बनेगा? डेट इक्विटी रेशियो बनेगा लॉन्ग टर्म डेट प्लस शॉर्ट टर्म डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी, टोटल इक्विटी। तो ये कितना बना? दिस इज लॉन्ग टर्म डेट है 320 और शॉर्ट टर्म डेट है 100 करोड़ डिवाइडेड बाय 350। तो हाउ मच इज दिस? 1.2 टाइम्स, 1.2 times. So here friends, as you can see that the debt equity ratio of X Limited is higher than the Y Limited. You can also say the X Limited is highly leveraged than the Y Limited, because debt equity ratio is also known as leverage ratio or gearing ratio. In the capital mix of X Limited, the debt portion is higher as compared to the debt portion in the capital mix of Y Limited, because the debt equity ratio shows that the ratio of debt to equity in X Limited is more than the ratio of debt to equity in Y Limited. Now another prime question is, what should be the ideal debt equity ratio? It should be 1.5 or 1.2, below than that, more than that, below 1, above 1. There is no sure and short answer to this question. The different industries and different economy can have a different level of debt equity ratio working for their business. So there is no direct answer to this, but definitely higher debt equity ratio is not preferred throughout the world economy, because the debt portion involves a fixed cost and it raises the risk to the shareholders of the company. अगर हम कुछ एग्जांपल लें तो इंडिया के अंदर डिफरेंट इंडस्ट्रीज में डिफरेंट वर्किंग डेट इक्विटी रेशियो है। जैसे स्टील इंडस्ट्री के अंदर टाटा स्टील का है 1.55 के आसपास, तो सेल जो PSU है SAIL उसका 1.27 है, जिंदल स्टील का 1.47 डेट इक्विटी रेशियो चल रहा है। अगर 4 व्हीलर इंडस्ट्री की बात करें तो मारुति की बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल है, 0 के आसपास है। महिंद्रा एंड महिंद्रा का ऑन द अदर हैंड 1.52 टाइम्स है और टाटा का बिलो 1 है, अराउंड 0.9 के आसपास है। तो ये सारे वर्किंग बिजनेसेस है जो अच्छा कर रहे हैं इंडस्ट्री में, एंड दे आर कीपिंग देयर डिफरेंट प्रोफाइल ऑफ डेट इक्विटी रेशियो। तो इसका मतलब क्या बना? देयर इज नो फिक्स्ड और आइडियल डेट इक्विटी रेशियो। आपको बिजनेस चलाने के लिए आपका सुइटेबल डेट इक्विटी रेशियो क्या है वो तो थ्रू आउट द पीरियड ऑफ टाइम ही पता चलेगा। आपके इन्वेस्टर्स का एक्सपेक्टेशन क्या है उससे पता चलेगा। तो
कंपनी को लोन्स की ज़रूरत होती है तो लोन्स उठाती है, काम करती है। अगर केवल शेयर होल्डर्स का पैसा यूज़ करके अगर कंपनी स्केल अप कर पा रही है तो दैट इज़ गुड, ठीक है। डेट होल्डर्स का पैसा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बावजूद भी आप एक बड़े पैमाने पे बहुत लार्ज स्केल पे कंपनी चला रहे हो तो दैट इज़ गुड। बट अगर हम एक मीडियम स्केल पे काम कर रहे हैं और हमें कोई बड़ी सी मशीन्स खरीदनी है और या फिर कोई बिग कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके लिए लोन विल पुश यू अप। वो उसके लोन की वजह से आपको एक लिवरेज इफेक्ट आ जाता है एंड दैट विल हेल्प द कंपनी टू स्केल अप और ग्रो। ओके, तो अभी तक आप लोगों को डेट इक्विटी रेशियो के बारे में समझ आ ही गया होगा। अब हम बात करेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस रेशियो। इस रेशियो को यूज करके हमें क्या समझ आएगा और इस रेशियो का लिमिटेशन क्या है। एडवांटेजेस ऑफ डेट इक्विटी रेशियो में हम देखेंगे सबसे पहला एडवांटेज वो है डेट इक्विटी रेशियो हम कंपनी की फाइनेंशियल रिस्क को असेस करने के लिए यूज करते हैं। इसका मतलब डेट की वजह से जो रिस्क अराइज हो सकता है उसको भांपने के लिए हम डेट इक्विटी रेशियो यूज करते हैं। उसके अलावा कंपनी की कैपिटल मिक्स में कंपनी का ओरिएंटेशन ऑफ कैपिटल टुवर्ड्स डेट है या टुवर्ड्स इक्विटी है उसको समझने के लिए हम डेट इक्विटी रेशियो यूज करते हैं। उसके अलावा डेट इक्विटी रेशियो कंपनी को एडवांस में वार्न करने के लिए आइदर द पोर्शन ऑफ डेट इज बीइंग इंक्रीज इन द कंपनी और नॉट, इसके बारे में बताने के लिए हम डेट इक्विटी रेशियो को यूज करते हैं दोस्त। सबसे पहले अब हम समझते हैं डेट इक्विटी रेशियो का लिमिटेशन और ड्रॉबैक क्या है। डेट इक्विटी रेशियो का सबसे पहला ड्रॉबैक है ये कंप्लीट पिक्चर या फुल इनपुट्स आपको प्रोवाइड नहीं करता है। इसके साथ साथ आपको बाकी अदर फाइनेंशियल मैट्रिक्स भी यूज करना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड द सॉल्वेंसी ऑफ द इंस्टीट्यूट। अब इंडस्ट्री वाइज डेट इक्विटी रेशियो का आइडियल रेशियो भी अलग अलग होता है, ये काफी वेरी करता है इंडस्ट्री वाइज, दैट्स व्हाई इट क्रिएट कंफ्यूजन आल्सो। दूसरा जो लिमिटेशन है वो है मैनिपुलेशन वाला लिमिटेशन। कंपनी के पास आजकल बहुत सारे ऑप्शंस हैं, नॉट ओनली डेट और इक्विटी, देयर आर हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट आल्सो। जैसे कंपनी लोन लेने की जगह अगर लीज फाइनेंसिंग कराए तो उस केस में उस चीज को कैसे ट्रीट किया जाए ये अकाउंटिंग पॉलिसीज के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस वजह से कंपनी की डेट इक्विटी रेशियो में काफी मैनिपुलेशंस देखने को मिल सकता है। नॉट ओनली दैट, एक मार्केट परसेप्शन बन चुका है कि हाई डेट इक्विटी रेशियो मतलब कंपनी एक फाइनेंशियल रिस्क जोन में है, तो आम इन्वेस्टर्स विल नॉट प्रेफर दोज कंपनीज हैविंग हाई डेट इक्विटी रेशियो। तो ये इस तरीके का फॉल्स परसेप्शन जो मार्केट में बन गया है, इसीलिए भी डेट इक्विटी रेशियो को यूज करके जजमेंट देना काफी गलत हो सकता है। इसके साथ साथ हम इस वीडियो के अंत तक पहुंच चुके हैं। अगर आप किसी भी कंपनी की एनालिसिस करना चाहते हैं, उसकी सॉल्वेंसी के बारे में जानना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप डेट इक्विटी रेशियो को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा काफी सारे और भी फाइनेंशियल मैट्रिक्स हैं जिसको हमें यूज करना होता है, डेट इक्विटी रेशियो उनमें से एक है। So friends, I would suggest you to look into the debt equity ratio along with some other financial parameters to make the best judgment. Don't just rely only on debt equity ratio to give your judgments. Thank you. Keep learning, keep watching, have fun.